Hello future architects, I'm architect Farooq Khan and welcome to episode 3 जो हमारी सीरीज फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स का फाइनल एपिसोड है। सबसे पहले एक बिग थैंक यू उन सभी व्यूअर्स का जो पिछले 2 एपिसोड से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे मोटिवेट करते हैं कि हर एपिसोड को और भी यूजफुल बनाऊं। आज का एपिसोड स्पेशल है क्योंकि हम ना सिर्फ कुछ और लेजेंडरी आर्किटेक्ट्स के काम को एक्सप्लोर करेंगे बल्कि इस सीरीज का एक पावरफुल कंक्लूजन भी बनाएंगे। एग्जाम की तैयारी के लिए ये टॉपिक कितना जरूरी है ये तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे, पर यह सीरीज सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं थी। इसका पर्पस था आपको इंस्पायर करना ताकि आप अपने डिजाइन्स और आइडियाज के जरिए एक नए इंडिया का हिस्सा बन सके। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उन्हें जरूर देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, क्योंकि पूरा पिक्चर तभी आपको क्लियर होगा जब आप हर आर्किटेक्ट की जर्नी और फिलॉसफी को समझोगे। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहां आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अपने नोट्स रेडी रखो और डेडिकेशन और एंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे आज के एपिसोड की जो सबसे पहली आर्किटेक्ट है इनका नाम है अनुपमा कुंडू। अनुपमा कुंडू का जन्म 1967 में पुणे में हुआ था। इन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो कि मुंबई में है वहाँ से इन्होंने कंप्लीट की और उसके बाद ये TU बर्लिन चली गई एंड TU बर्लिन जाकर इन्होंने वहाँ से अपनी PhD कंप्लीट की। और PhD कंप्लीट करने के बाद अनुपमा कुंडू जी ने काफ़ी सारी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और उन यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन एंड डार्मस्टाड इन हेसे एंड द न्यू स्कूल फॉर डिज़ाइन न्यूयॉर्क एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ब्रिस्बेन। तो अब बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की। नंबर 1 द वॉल हाउस ऑरोविले। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है द वॉल हाउस ऑरोविले। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपको एक चीज बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, दैट इज कि इस स्ट्रक्चर को उन्होंने ब्रिक्स को यूज करके बनाया। अब सेकंड अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर है उसका नाम है रेजिडेंस फॉर पियरे ट्रान ऑरोविले एंड द थर्ड इज वॉलंटेरियट होम फॉर होमलेस चिल्ड्रन। मैं अभी आपको ये सारी बिल्डिंग्स थोड़ा दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि इसके बाद मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। एंड द फोर्थ इज संगमम कॉस्ट इफेक्टिव हाउस। तो आप इनकी सारी बिल्डिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर आप कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे। तो अगर हम इनके द वॉल हाउस ऑरोविले को देखते हैं तो हमने देखा कि ये जो बिल्डिंग है इसमें इन्होंने ब्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज किया, क्योंकि इस लोकेशन पर जो ब्रिक्स थी वो इजिली अवेलेबल था। तो यानी कि इन्होंने लोकल इजिली अवेलेबल मटेरियल को यूज किया। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें जिसका नाम है वॉलंटेरियट होम फॉर होमलेस चिल्ड्रन, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आप इसमें देखोगे कि इसमें इन्होंने ब्रिक्स को यूज नहीं किया है, ना किसी RCC कंक्रीट को यूज किया। इन्होंने वहाँ जो ओरिजिनली इजीली अवेलेबल मटेरियल था उस मटेरियल को यूज करके जो होमलेस बच्चे होते थे उनके लिए इन्होंने होम क्रिएट किया। एंड द नंबर 4 इस बिल्डिंग का नाम है संगमम कॉस्ट इफेक्टिव हाउस। इस बिल्डिंग को अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि इस बिल्डिंग्स की वॉल्स बनाने में उन्होंने स्टोन्स का यूज किया, क्योंकि स्टोन उस लोकेलिटी में काफ़ी इजीली अवेलेबल था। तो इस बिल्डिंग को उन्होंने लोकल मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया। अब लोकल मटेरियल्स को यूज़ करके क्यों बनाया? क्योंकि इसका एक ये रीज़न है कि ये जो मटेरियल्स होते हैं इनका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है और ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्जेस हम खर्च करते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी दूर से हमें इनको लेकर नहीं आना पड़ता। डिज़ाइन स्टाइल, अगर हम इनके डिज़ाइन स्टाइल की बात करें तो बेसिकली इनकी जो फिलॉसफी है वो फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी पर, मटेरियल इनोवेशन पर एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट पर। इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज़ किया। इको फ्रेंडली मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बेसिकली एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं। इनके जितने भी डिज़ाइंस होते हैं इनके सारे डिज़ाइंस कंटेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब होता है बेसिकली जिनको उनकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया, यानी कि जब उनके प्लान्स बनाए गए, जब उनको डिज़ाइन किया गया
तो उनके जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, उनको अच्छे से कंसीडर किया गया है, जैसे कि लोकल क्लाइमेट है, लोकल कल्चर है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। इन्होंने काफ़ी सारे बिल्डिंग्स डिज़ाइन किए और इनकी फिलॉसफी फोकस करती है मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग पर और सोशल इंक्लूजन पर। अगर हम प्राइज एंड अवार्ड्स की बात करें तो इनको रीबा चार्ल्स जेनिक्स अवार्ड 2021 में दिया जा चुका है एंड इनको द ऑगस्ट पेरे प्राइज भी दिया जा चुका है एंड द ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से भी इनको नवाजा जा चुका है। रंजीत साबिकी एक इंडिया के जाने माने आर्किटेक्ट हैं और ये एक अर्बन डिज़ाइनर भी हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई SPA दिल्ली से कंप्लीट की और SPA दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने SPA दिल्ली में पढ़ाना स्टार्ट किया और ये काफ़ी टाइम तक SPA में प्रोफेसर के तौर पर रहे और उसके बाद इनको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। एंड SPA दिल्ली के अलावा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग क्रिटिक के तौर पर भी जाते रहे। अगर हम इनकी फेमस बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो वो है फर्स्ट YMCA स्टाफ हाउसिंग जो कि दिल्ली में लोकेटेड है एंड सेकेंड अगस्त क्रांति भवन दिल्ली एंड वाइल्ड फ्लावर हॉल एंड ओबेरॉय रिजॉर्ट शिमला एंड द यमुना अपार्टमेंट्स जो कि न्यू दिल्ली में है एंड द ताज बंगाल जो कि एक बहुत ही अच्छा होटल है जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। अगर हम इनके डिज़ाइन स्टाइल की बात करें तो इनका जो डिज़ाइन स्टाइल है ये उसमें हमेशा मॉडर्निज्म और कंटेक्स्ट सेंसिटिव आर्किटेक्चर को ब्लेंड करते हैं। इन्होंने जितने भी बिल्डिंग्स बनाए वो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाए। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस या क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बिल्डिंग्स ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो बेसिकली इन्वायरमेंट को कम हार्म करती हैं, यानी कि वहाँ के लोकल क्लाइमेट को और इन्वायरमेंट को बहुत ही कम इम्पैक्ट करती हैं। इनकी बिल्डिंग्स काफ़ी सिंपल होती थी, यानी कि इन्होंने सिंप्लिसिटी के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो किया और इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो कल्चरल रेलिवेंस होती थी। इन्होंने अपने डिज़ाइंस में सिंप्लिसिटी और कल्चरल रेलिवेंस पर फोकस किया। अगर प्राइज एंड अवार्ड्स की बात करें तो इनको आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर दिया जा चुका है। समीप पदोरा इंडिया के जाने माने आर्किटेक्ट्स में से एक हैं और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई से कंप्लीट की। उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और 2000 में इन्होंने वहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद समीप पदोरा इंडिया वापस आ गए और इन्होंने अपना खुद का फर्म स्टार्ट किया। इनकी फर्म का नाम है समीप पदोरा एंड एसोसिएट्स। इनकी फर्म अर्बनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड इश्यूज़ पर काम करती है। इंपॉर्टेंट वर्क्स, अगर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो है माया सोमैया लाइब्रेरी जो कि कोपरगांव महाराष्ट्र में लोकेटेड है, टेम्पल्स ऑफ स्टेप्स जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और दिल्ली NCR का सबसे ज़्यादा फेमस स्कूल जिसका नाम है मॉड स्कूल, वो भी इन्हीं की डिज़ाइन है। एंड द फोर्थ इज आत्म हॉस्टल एंड हाउस जो कि राजस्थान इंडिया में लोकेटेड है एंड द फिफ्थ इज कॉन्क्रीट वॉइड जो कि मुंबई में लोकेटेड है। अगर हम इनकी डिज़ाइन स्टाइल की बात करें तो इनकी डिज़ाइन स्टाइल फिलॉसफी फोकस करती है कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी पर। कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर को या बिल्डिंग को उसकी सराउंडिंग्स को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन किया जाए जिससे कि वो बिल्डिंग एनवायरनमेंट पर कम से कम इम्पैक्ट क्रिएट करे। और इसके साथ ही इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में लोकली सोर्स मटीरियल्स का यूज़ किया और ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लोकली सोर्स मटेरियल्स का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल्स जो उस एरिया में इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इसके दो रीजंस होते हैं, क्योंकि वो नेचर के साथ में उसकी सराउंडिंग्स के साथ में इजीली ब्लेंड हो जाते हैं एंड सेकंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और ये अपनी बिल्डिंग में पैसिव डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते थे। पैसिव डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लाइट चाहिए तो उन्होंने सनलाइट को ज़्यादा यूज़ किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ किया। तो इस तरह के तमाम हम स्ट्रेटजीज इसके अंदर यूज़ करते हैं। प्राइज एंड अवार्ड्स, इनको 2021 में वॉलपेपर डिज़ाइन अवार्ड दिया जा चुका है एंड बीजले डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है जो कि इनको 2019 में दिया गया एंड इन द सेम ईयर इन 2019 इनको आर्च डेली बिल्डिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। शीला श्री प्रकाश, इनका जन्म 6 जुलाई 1955 को भोपाल में हुआ था। इन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई अन्ना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और 1979 में इन्होंने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट की जिसका नाम था शिल्पा आर्किटेक्ट्स जो कि चेन्नई में है। शीला श्री प्रकाश इंडिया के उन फीमेल आर्किटेक्ट्स में से ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने उस टाइम पर अपनी फर्म स्टैब्लिश की जिस टाइम पर
कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस टाइम में फीमेल आर्किटेक्ट्स थी ही नहीं। इंपॉर्टेंट वर्क्स, अगर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनकी खुद की फर्म जिसका नाम है शिल्पा आर्किटेक्ट्स ग्लोबल डिजाइन हेडक्वार्टर्स, जो कि चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड द सेकंड शिरडी साईं बाबा टेम्पल, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। एंड थर्ड एलिसिया बाय मीनाक्षी, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। अगर हम इनके डिजाइन स्टाइल की बात करें तो इनका डिजाइन स्टाइल ब्लेंड करता है सस्टेनेबिलिटी को, ट्रेडिशनल इंडियन एस्थेटिक्स को और मॉडर्न फंक्शनैलिटी को। और इनकी जो डिजाइंस होती थी वो ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइंस होती थी, यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइंस का मतलब है जो बेसिकली ह्यूमंस की नीड को, उनके कंफर्ट को और उनकी वेलबींग को कंसीडर करते हुए डिजाइन की गई हो। और इनके डिजाइंस एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिजाइंस होते थे। अगर प्राइज एंड अवार्ड्स की बात करें तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। एंड द IIA यानी कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के द्वारा इनको ऑनरेबल आर्किटेक्ट अवार्ड भी दिया जा चुका है। रोमिल सेठ इंडिया के तमाम जाने माने आर्किटेक्ट्स में से एक हैं और इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई सेप्ट यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद में लोकेटेड है, वहाँ से इन्होंने कंप्लीट की। और सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से अपनी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन चले गए। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जाकर इन्होंने वहाँ से 2 मास्टर डिग्री हासिल की, जिनमें से पहली डिग्री थी मास्टर ऑफ अर्बन डिज़ाइन एंड द सेकेंड मास्टर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर। एंड करंटली ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के एक एसोसिएट मेंबर हैं और इंडिया में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं। अगर हम इनके डिज़ाइन स्टाइल की बात करें तो इनकी डिज़ाइन स्टाइल की जो फिलॉसफी है वो फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी पर, कंटेक्चुअल डिज़ाइंस पर और इनोवेशंस पर। बेसिकली ये अपनी डिज़ाइन में ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करते थे जो इको फ्रेंडली हो, ताकि जो डिज़ाइन है उसके लिए ये इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकें। इनकी जो अप्रोच थी वो अर्बन रीजनरेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है हाई एडवांस टेक्नोलॉजी, टूल्स, मशीन्स को यूज़ करना, जिससे कि हम बिल्डिंग्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। एंड अर्बन रीजनरेशन का मतलब कि ऐसे सारे एरियाज, कोई भी ऐसा सिटी, कोई भी ऐसा शहर जो काफ़ी पुराना हो चुका है बट हम उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर कुछ न्यू इम्प्लीमेंट करें या कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल पार्क्स बना सकते हैं हम, स्ट्रीट लाइट्स लगा सकते हैं और उसके अंदर हम ग्रीन एरियाज को और बढ़ा सकते हैं। प्राइज एंड अवार्ड्स, अगर प्राइज एंड अवार्ड्स की बात करें तो इनको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स अवार्ड दिया जा चुका है, इनको अर्बन लैंड इंस्टीट्यूट अवार्ड भी दिया जा चुका है एंड इनको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स का अवार्ड भी दिया जा चुका है। आलोक शेट्टी का जन्म बेंगलोर में हुआ था और इन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेंगलोर में है, वहाँ से इन्होंने कंप्लीट की। और अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और न्यूयॉर्क जाकर इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री ली एडवांस्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में। एंड इसके बाद अगर हम करंटली बात करें तो ये भूमिपुत्र आर्किटेक्चर, जो कि इनकी फर्म का नाम है, वहाँ पर ये प्रिंसिपल हैं। एंड करंटली ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ भूमिपुत्र आर्किटेक्चर। अगर हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो हैं महेश फाउंडेशन हॉस्पिटल, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, राया इंटरनेशनल स्कूल, जो कि बेंगलोर में है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि बेलारी में लोकेटेड है, एंड ओला बैटरी इनोवेशन सेंटर, जो कि बेंगलोर में है, एंड जजपुर बैकवाटर रिजॉर्ट, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। अगर हम इनके डिज़ाइन स्टाइल की बात करें तो वो फोकस करते हैं सस्टेनेबिलिटी पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और कंटेक्चुअल रेलिवेंस पर। कंटेक्चुअल रेलिवेंस का मतलब होता है कि बेसिकली किसी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग को उसकी सराउंडिंग्स को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन करना, जिससे वो वहाँ के एनवायरनमेंट को, लोकल क्लाइमेट को कम से कम इम्पैक्ट करे। और इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में इको फ्रेंडली मटेरियल्स को इंटीग्रेट किया, यूज़ किया और काफ़ी सारे इनोवेशन सॉल्यूशंस को क्रिएट किया। अगर प्राइज एंड अवार्ड्स की बात करें तो इनको LSL मेमोरियल अवार्ड दिया जा चुका है एंड इनको यंग लीडर ऑफ टुमारो का अवार्ड भी दिया जा चुका है, जो कि इनको 2014 में दिया गया। और इनके अचीवमेंट्स को ध्यान रखते हुए इनको फोर्ब्स अंडर 30 में भी इंक्लूड किया गया है। राहुल मेहरोत्रा एक इंडियन आर्किटेक्ट हैं और इसके साथ में एक अर्बन प्लानर हैं और एजुकेटर भी हैं। इन्होंने अपनी बैचलर्स की पढ़ाई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद से कंप्लीट की और अहमदाबाद के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने के बाद इन्होंने अपनी मास्टर्स इन अर्बन डिज़ाइन वहाँ से कंप्लीट किया
और अभी ये करंटली हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिज़ाइन में एक प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही राहुल मेहरोत्रा ने अपनी फर्म इस्टेब्लिश की जिसका नाम है RMA आर्किटेक्ट्स, यानी कि राहुल मेहरोत्रा आर्किटेक्ट्स, और इन्होंने अर्बन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है। अगर हम राहुल मेहरोत्रा जी के इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनका सबसे फेमस वर्क जिसका नाम है हाथीगांव, जो कि जयपुर में लोकेटेड है, ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है और बेसिकली ये एलिफेंट्स के लिए इस विलेज को बनाया गया था। नंबर 2 KMC कॉर्पोरेट ऑफिस, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। नंबर 3 द स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। नंबर 4 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज रूरल कैंपस, जो कि तुलजापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड नंबर 5 हाउस इन अ टी गार्डन, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। डिजाइन स्टाइल, राहुल मेहरोत्रा's डिजाइन फिलोसफी ब्लेंड्स मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन, सस्टेनेबिलिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द कंटेक्स्ट इन विच हिज बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड। तो बेसिकली राहुल मेहरोत्रा एक ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो अपनी बिल्डिंग्स को, किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने से पहले 3 चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। द फर्स्ट क्लाइमेट, सेकेंड एक्सेसिबल मटेरियल्स एंड थर्ड हिस्ट्री। तो बेसिकली राहुल मेहरोत्रा किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने से पहले उस बिल्डिंग के अराउंड उस एरिया की हिस्ट्री को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, वहाँ के लोकल क्लाइमेट को समझते हैं और कौन कौन से मटेरियल उस एरिया में इजीली अवेलेबल हैं। इन तीनों पॉइंट्स को वो कंसीडर करते हैं, फिर अपने बिल्डिंग को वो डिज़ाइन करते हैं। प्राइज एंड अवार्ड्स, अगर प्राइज एंड अवार्ड्स की बात करें तो 2010 में इनको यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड दिया जा चुका है। तो 2013 में इनको गोल्ड मेडल फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर भी दिया जा चुका है। अनंत दामोदर राजे, अनंत दामोदर राजे का जन्म 17 सितंबर 1929 को करजात महाराष्ट्र में हुआ था। अनंत दामोदर राजे को इंडिया का लुइस खान के नाम से भी जाना जाता है। इनको इंडिया का लुइस खान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लुइस खान से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और उनके ही प्रिंसिपल और स्टाइल्स को फॉलो करते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से कंप्लीट की। इन्होंने 1969 में अपना खुद का आर्किटेक्चर स्टूडियो सेटअप किया जिसका नाम था अनंत राजे आर्किटेक्ट्स, और इन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, सैप्ट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको। अगर इनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करें तो वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IIFM, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। गलबा भाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। एंड द थर्ड इज भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। एंड नंबर 4 MAFCO यानी कि माफको होलसेल मार्केट, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। नंबर 5 माइका, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है। एंड नंबर 6 माइंस एंड मिनरल्स म्यूजियम, जो कि नागपुर में लोकेटेड है। अगर हम अनंत दामोदर राजे की डिज़ाइन स्टाइल के बारे में बात करें तो इनका डिज़ाइन स्टाइल मिनिमलिस्ट था, यानी कि इनकी बिल्डिंग्स बहुत ही सिंपल होती थी, उनके अंदर क्लीन लाइंस होती थी। ये अपनी बिल्डिंग्स में लोकल मटेरियल्स को यूज़ करते थे जैसे स्टोन, रॉक्स एंड ब्रिक्स, और इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में नेचुरल लाइट और डायनेमिक स्पेसेस पर फोकस किया। और इनका डिज़ाइन स्टाइल इंस्पायर था लुइस खान की मॉन्यूमेंटलिटी और स्केल से। तो यहाँ पर मॉन्यूमेंटलिटी और स्केल का मतलब है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में यकीन रखते थे जो साइज में लार्ज हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि टाइम बीत जाने के बाद भी वो लोगों को अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते रहे। और इनके डिज़ाइन कंटेक्स्ट सेंसिटिव और फंक्शनल डिज़ाइंस होते थे। अगर अवार्ड्स एंड प्राइस की बात करें तो इनको JK सीमेंट की तरफ से JK सीमेंट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा चुका है, और इनको IIA के द्वारा बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल भी दिया जा चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको आज के एपिसोड में फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। एग्जाम के लिए आपको सारे आर्किटेक्ट्स की फोटोज को याद रखना होगा क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और जितने भी वर्क्स हैं उनकी आप प्रॉपर इमेजेस गूगल से थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि आपको सारी बिल्डिंग्स की इमेजेस अच्छे से याद हो जाएं। तो अब आपका ये काम है कि तीनों एपिसोड्स के आप नोट्स बनाओ अगर आपने नहीं बनाया तो, और जितनी बिल्डिंग्स आपने नोट डाउन की हैं खुद से गूगल पर उनकी इमेजेस को अच्छे से देखो और लर्न करो। आर्किटेक्चर एक ऐसी जर्नी है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। आप जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए, नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करिए और कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तरफ काम करते रहिए।
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस सीरीज़ में आपके फेवरेट आर्किटेक्ट कौन है और आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है कि और बेटर कंटेंट लाऊं। तो ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है, पर नए चैप्टर्स शुरू होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट एंड टेक केयर। और अब हम मिलेंगे अपने न्यू सीरीज के एपिसोड्स में। हैप्पी लर्निंग। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE exams. All our tests and mock tests are custom made, with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting, PTM or Viva, every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the success plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.